हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धांत सिंह सोलंकी और आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 2, जिसका इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था। इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा था कि एपी क्या होती है, उसकी फिक्स टर्म हम कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस वगैरह, और एपी है कि नहीं कैसे चेक करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारा मेन टॉपिक क्या है, nth टर्म ऑफ एपी। अब nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है उसको समझने के लिए हम एक केस लेके देखते हैं, हम एक एपी लेके देखते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको समझाता हूं कि nth टर्म होता क्या है। लेट्स टेक एन एपी, एक एपी लेके देखते हैं, जैसे कि 4, 10, 16, 22। अब ये एपी चलती जा रही है और मुझसे कोई पूछ ले कि इसकी जो 10वीं टर्म है वो क्या होगी, A10 पूछ ले, ठीक है। तो A10 फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, उसी को हम nth टर्म का फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर an क्या है? ऑर्डर ऑफ टर्म। ऑर्डर ऑफ टर्म क्या होता है? an इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ टर्म। अब ऑर्डर ऑफ टर्म होता क्या है? जैसे आपको कोई पूछ ले कि 10वीं टर्म क्या है, तो उस समय उसका ऑर्डर क्या है? 10। अगर कोई मुझसे पूछ ले इस समय कि इसकी 50वीं टर्म क्या होगी, तो मैं यहां पे क्या रख दूंगा, n की जगह 50। जैसे अभी आपसे क्या पूछा गया है कि इसकी 10वीं टर्म फाइंड करके दिखाओ, तो पहले तो हमें ये तो गिवन है कि ये एपी है। तो देखिए, फॉर्मूले के हिसाब से मुझे 10वीं टर्म चाहिए, तो मैंने n की जगह क्या रख दिया? 10 रख दिया। अब मुझे a की जगह क्या रखना होता है? a ऑब्वियसली हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म यहाँ पे 4 है। हमारे को d चाहिए। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता था भाई? जो सक्सीडिंग टर्म है उससे प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो, यानी अगर मैं इसे a2 मान लूं और इसको a1, तो a2 माइनस a1 d होता है। यहां पे कितना आ जाएगा? 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास d भी है और n की जगह हमें 10 रखना है, तो a की जगह मैंने 4 रखा, n की जगह पे मेरे को 10th टर्म चाहिए इसलिए मैंने 10 रखा, 10 माइनस 1, और d की जगह पे मेरे को क्या रखना है? d की जगह पे रखना है 6, ठीक है। तो A10 कितनी निकल के आ रही है? 4। 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 6 जा अपना 54 हो गया, ठीक है। तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई? 54 और ये 58 आ गई, ठीक है। अभी हमने क्या निकाल दिया? 10वीं टर्म को निकाल दिया। अच्छा, इसी तरीके से हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो nth टर्म का मतलब आपको समझ में आया? nth टर्म, जैसे आपसे कोई बोल दे कि कभी 15वीं टर्म निकालो, 16वीं टर्म निकालो, तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, इसका डेरिवेशन एक बार हम करते हैं। इसको हम बना के दिखाते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर्मूला आया कहां से? जैसे देखो, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में जब हम मतलब स्टार्ट ही कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए ये एक एपी है और मुझे इसकी टर्म्स फाइंड करनी है। एक सेकेंड्स, एपी है और इसकी मुझे टर्म्स फाइंड करनी है। मान लीजिए जैसे ये 4 टर्म्स है और मुझे A5 फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया था कि जो पहली टर्म होती है, जो पहली टर्म होती है उसको हम A1 कहते हैं। तो A1 तो A के बराबर ही होती है। फिर हमने दूसरी टर्म निकाल के देखी थी। दूसरी टर्म कैसे आई थी? A2 कैसे आई थी कि पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको जोड़ दो। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितने का है? 6 का। तो A में D को जोड़ दो, दूसरी टर्म आ जाती है। इसी तरीके से अगर मुझे A3 निकालना है, तीसरी टर्म निकालना है, तो A में ट्वाइस ऑफ D जोड़ दो। इसी तरीके से मुझे अगर A4 निकालना है, तो A में थ्राइस ऑफ D जोड़ दो। अब इसी तरीके से मान लो अगर मुझे कोई nth टर्म निकालनी है, अब हमें पता नहीं है n की वैल्यू क्या है इस समय, जो भी हो सकती है, n की वैल्यू जो भी रखोगे वो हो जाएगी। तो आप अगर इसके पैटर्न को नोटिस करो, तो यहां पे 1 था, तो यहां पे d था ही नहीं, 0 था बेसिकली। यहां पे A2 है तो d एक बार जोड़ा, A3 है तो d को 2 बार जोड़ा, A4 है तो d को 3 बार जोड़ा। इसी तरीके से अगर an होगा, देखो 4 में से एक कम है, यहाँ पे 3 में से एक कम है, यहाँ पे 2 में से एक कम है, तो यहाँ पे n में से एक कम हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। ये है उस फॉर्मूले का
डेरिवेशन, कहाँ से ये फॉर्मूला बन के आया है। अब देखो फॉर्मूला तो आ गया, इस फॉर्मूले से हम क्या क्या कर सकते हैं ये सीखते हैं। इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, इस फॉर्मूले का बहुत जगह यूज होगा। देखो इससे आप a फाइंड कर सकते हो, n फाइंड कर सकते हो, d फाइंड कर सकते हो, 3-4 तरीके से इसको पूछा जाता है। तो हम तीनों चारों तरीके पे एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए अभी हमने nth टर्म का फॉर्मूला देखा जो कि था an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने कहा कि इसके कई सारे यूजेस हैं, तो मैं आपको इसके यूजेस बताता हूं। देखो सबसे पहले तो ये क्या काम आएगा, इसका फर्स्ट यूज पढ़ते हैं हम। फर्स्ट यूज इसका क्या होता है, फर्स्ट यूज इसका आपका होगा कि ये आपको कोई एपी देगा। जैसे मान लेते हैं एक एपी ले लेते हैं, वापस से वही वाली एपी ले लेते हैं, 4, 10, 16, 22 और इसी तरीके से चलता जा रहा है। अब मेरे से कोई बोल दे कि आप निकालो इसी वाली सीरीज के अंदर 50वीं टर्म, तो भाई हम ऐसे 6-6 जोड़ के 50 बार में तो नहीं निकालेंगे इसको, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो कोई किसी ने आपसे पूछा कि इसकी A50 फाइंड करके दो, तो हमने कहा हमारे पास फॉर्मूला है इसको फाइंड करने के लिए, हम डायरेक्टली उसको यूज कर लेंगे। कैसे भाई, देखिए मुझे A50 फाइंड करना है तो मैं n की जगह कितना लिख दूंगा, 50। अब साइड में सारी चीजें लिख लिया करें। देखो आपको क्या क्या चाहिए, a चाहिए, a है हमारे पास में, कितना है 4 है। d चाहिए, 10 में से 4 गए कितना, ये AP है गिवन है, ठीक है। 10 में से 4 गए कितने हो गए, d 6 हो गया। उसके अलावा आपको n चाहिए, n ऑब्वियसली इस जगह पे क्या होगा 50, क्योंकि आपको 50वीं टर्म निकालनी है, ऑर्डर ऑफ टर्म 50 है, ठीक है। बस अब आपको फॉर्मूले में और कुछ तो रह नहीं गया, सीधा जाके वैल्यू पुट करनी है। a की जगह पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, n की जगह पे क्या आएगा 50 आएगा, 50 में से 1 गया, और यहाँ पे d की जगह पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। A50 की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 49 इंटू 6। अब 49 इंटू 6 कितना होता है, तो 49 इंटू 6 आप साइड में कर लीजिएगा। $294, तो A50 की वैल्यू हो गई 4 प्लस 294। A50 की वैल्यू कितनी आ गई 298। इसी तरीके से अगर मैं सीरीज में चलता रहूं तो 50वीं टर्म क्या निकल के आएगी 298। अच्छा, इसी तरीके से आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर आपसे 100वीं बोल दे, 200th बोल दे, जितनी भी आप चाहे, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट एपी है, इसमें कितनी भी टर्म हो सकती है। तो पहला यूज इसका क्या होता है बेसिकली, अगर मैं लिखूं तो शॉर्ट में लिख देते हैं हम, टू फाइंड एनी टर्म इन गिवन एपी। मुझे अगर कोई एपी दे रखी है तो उसके अंदर मुझे कोई सी भी टर्म निकालनी हो, मैं इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकता हूं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड यूज। इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेना। इसका सेकंड यूज क्या होता है, ठीक है। पहला यूज तो आपको समझ में आ गया, अब हम पढ़ते हैं सेकंड यूज को। सेकंड यूज इसका हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, किसी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। अच्छा सुनो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप सिर्फ उसमें निकाल सकते हो जो कि फाइनाइट एपी हो, इनफाइनाइट में तो निकाल ही नहीं सकते। तो मैं एक फाइनाइट एपी ले लेता हूं, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम 3, 7, 11, 15 और फाइनाइट एपी है, ध्यान रखना। तो आपको लास्ट की टर्म मालूम होना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें हमारे को क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। यहां पे देखो फाइनाइट तो ये है क्योंकि लास्ट में जाके खत्म हो गई। अब मुझे लास्ट टर्म पता तो है नहीं कि कौन से नंबर पे है, ये पूछ रहा है कि इस पूरी सीरीज में कितनी टर्म्स होंगी। तो ऐसे गिनने तो बैठेंगे नहीं अपन, 1, 2, 3, 4, बीच की और निकालनी पड़ेंगी फिर उसके लिए। तो आप क्या करोगे, आप इसी फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं ये पता लगा लूं कि जो 311 है वो कौन से नंबर की टर्म है, देखो वो लास्ट टर्म है, जिस भी नंबर पे वो टर्म होगी उतनी ही इसमें टोटल टर्म्स होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। तो एक बार हम निकाल के देखते हैं। देखो वापस फॉर्मूले के अंदर हमारे को क्या क्या चाहिए, ए तो हमारे पास है, कितना है 3 है, ये रहा। डी चाहिए, डी 7 माइनस 3 हो जाएगा, इस A2 माइनस A1, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 हो गया। और क्या चाहिए, n तो हमें चाहिए, क्वेश्चन में n तो हमारे पास में गिवन है ही नहीं, n ही तो चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और क्या चाहिए,
डी भी हो गया बस। और an को अभी क्या करेंगे आप, 311 को an मान लेंगे। an जिस भी नंबर पे होगा उतनी ही इसके अंदर टर्म्स होंगी, ठीक है। चलिए तो an की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, an की जगह पे 311। आपको जब भी किसी नंबर का ऑर्डर पता करना हो, जब भी किसी टर्म्स का ऑर्डर पता करना हो, तो आप क्या करोगे, उसको an मान लोगे। मैंने 311 को an मान लिया, जितनी भी नंबर पे 311 आ रही होगी उतनी ही इसमें टोटल टर्म्स होंगी। an की जगह मैंने रख दिया 311, a की जगह पे मैंने रख दिया 3, n की जगह पे मैं क्या रखूंगा, n तो मुझे पता ही नहीं है। d की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 4, d की जगह पे 4। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 311, 3 प्लस 4n माइनस 4, 311 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 और ये माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 4n माइनस 1 हो जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 311, 4n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 312, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 312 अपॉन 4, तो 312 अपॉन 4 कर लो, ये हो गया अपना 7 टाइम्स 28 बचा 3 2 8, 78th टर्म है ये कौन सी टर्म है, 78th टर्म। मतलब इसी तरीके से अगर सीरीज में चलते जाओ तो ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म कौन सी है, 78। तो अब हम बता सकते हैं कि इस वाली जो क्या बोलते हैं एपी है, इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, आराम से बता सकते हैं। तो अब हमारा आंसर क्या निकल के आया, 78। अब हम इसका, ये सेकंड यूज था, तो सेकंड यूज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम यहां लिख लेते हैं। इसका जो सेकंड यूज है, यहां लिख रहा हूं मैं, इसका जो सेकंड यूज है इस फॉर्मूले का, वो क्या है, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, है ना। अच्छा, टोटल नंबर आप सिर्फ किस में निकाल सकते हो, फाइनाइट एपी में, इनफाइनाइट में तो निकाल ही नहीं सकते। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा यूज। तीसरा यूज इसका होता है टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ टर्म। मतलब अगर मुझे, ये भी लगभग इसके जैसा ही है, एक बार और इसको पॉज करके उतार लेना। टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ टर्म लगभग सेम टू सेम इसी के जैसा है, बस उसमें जो नंबर ऑफ टर्म होंगी वो नहीं पता लगाना है आपको। आपको ये पता लगाना है कि जो टर्म गिवन है वो कौन से नंबर पे है। जैसे देखो, एक एपी ले लेते हैं अपन कि 5 10 15 20 और चलने दो इसको 495 500 505, ठीक है, चल रही है एपी, 500 तक ही ले लेते हैं। अब कोई मुझसे पूछ ले, चलो इसको और थोड़ा पीछे की लिख लेते हैं, ये हो गई 490। मुझसे कोई पूछे कि 490 इस वाली एपी के अंदर कौन से नंबर पे है, अगेन हम क्या करेंगे, देखो आपको फिर से क्या पूछा, इस बार ऑर्डर ऑफ टर्म क्या है, आपसे किसका पूछ रहा है, 490 का। तो जिसका भी नंबर पूछे, वो जिसका भी ऑर्डर पूछे, आपको उसी को क्या मान लेना है, an मान लेना है। भाई मेरे से कोई पूछे ये कौन से नंबर पे है, मैं इसको an मान लूंगा। मुझसे कोई पूछे ये कौन से नंबर पे है, मैं इसको an मान लूंगा। इस समय 490 को पूछा है तो मैं उसे an मान लूंगा, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या क्या है, पहले उसको लिखा करो। a क्या है मेरे पास, 5 है। d क्या है, 10 - 5 5 ही है, 5 का टेबल चल रहा है सिंपल। अच्छा, उसके अलावा मुझसे क्या पूछा गया है, n तो मेरे को पता ही नहीं है। भाई मुझे 490 निकालना है कौन से नंबर पे है, तो मैं उसको ही फाइंड करूंगा, तो n तो पता नहीं है मुझे। an की जगह पे इस बार क्या है, 490 है। सेम क्वेश्चन हो गया, an की जगह पे मैंने 490 रखा, a की जगह पे क्या रखूंगा, 5, n पता नहीं, n की जगह n रख दिया, और d की जगह पे अपना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो 490 इक्वल्स टू में 5, ये 5 इससे होगा तो 5n -5 -5 + 5 कैंसिल हो जाएंगे, 5n इक्वल्स टू 490, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 100 से 2 कम 98। 98th टर्म है ये। ऑब्वियसली आप कैलकुलेट करके नहीं निकालोगे इसको कि ऐसे ऐसे गिनना पड़े, ठीक है। तो ये था इसका तीसरा यूज। तो तीसरा यूज को हम क्या लिख लेंगे, टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ टर्म, टू फाइंड, थर्ड यूज है ये इसका, थर्ड यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। किस फॉर्मूला, इसका जो तीसरा यूज है वो क्या था, दिस फॉर्मूला
टू फाइंड ऑर्डर ऑफ अ टर्म। अब सुनो, इसके अलावा भी कई जगह ये पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d गायब है। क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं। तो मेजर जो 3 यूज थे मैंने वो आपको बता दिए। इसके अलावा कुछ और तरीके से भी पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा पीछे से जो लास्ट से इसकी 7वीं टर्म क्या होगी, उसको हम एग्जाम्पल्स के अंदर करेंगे। तो चलते हैं अभी हम एग्जाम्पल्स की तरफ। इसमें 7 एग्जाम्पल हैं अच्छे, तो पहले हम उन्हें करते हैं। चलिए एग्जाम्पल 3 पे आ जाते हैं। इसमें ये कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दी हुई है आपको, उसकी 10वीं टर्म निकालनी है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 10वीं टर्म निकालनी है मतलब ऑर्डर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा 10। देखिए पहले तो आप फॉर्मूला लिखा कीजिए। सबसे पहले तो प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए आपको 10th टर्म निकालनी है, तो n की जगह पे बेसिकली क्या हो गया 10 हो गया, यानी कि आपको a 10 फाइंड करना है। ठीक है, a क्या है इसके अंदर 2 है, d क्या है, d होता है a2 माइनस a1, यानी कि 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, d हो जाएगा आपका 5। और कुछ चाहिए इसके अंदर नहीं, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। a की जगह पे आ गया 2, n की जगह पे क्या आ गया 10 माइनस 1 और d की जगह पे कितना चला गया 5। तो a 10 कितनी निकल के आ गई 2 प्लस 9 5 जा 45। a 10 कितनी आ गई 47। ये 9 आया था, 9 5 जा 45। तो बेसिकली अगर मैं इसी वे में चलता रहूं तो जो 10वीं टर्म आएगी वो क्या आएगी 47। चलो अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 में हमसे देखिए क्या पूछा गया है, विच टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दी हुई है आपको 21 18 15। पूछ रहा है इसकी कौन सी टर्म होगी जो कि माइनस का 81 आएगी। ठीक है, और ये पूछ रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। क्या इसी सीरीज के अंदर आगे जाके कोई टर्म जीरो होगी। तो पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं इसी के अंदर से, कि वो पूछ रहा है कि माइनस का जो 81 है वो कौन से नंबर पे है, कौन इसका ऑर्डर क्या है। जैसे ये पहले पे है, दूसरे पे, तीसरे पे, तो हमसे पूछ रहा है कि माइनस का 81 कौन से नंबर पे है। तो हम चेक कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था आपको, पहला काम आप फॉर्मूला लिखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें से हमारे पास क्या क्या है उसको लिख लिया करें साइड में। a है हमारे पास 21, लिख दिया। d चाहिए, 18 में से 21 को माइनस करना पड़ेगा। अब 18 में से 21 को माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 3। ठीक है, d भी मिल गया। n हमें पता करना होगा। मैंने क्या कहा था, जिस भी टर्म का आपको ऑर्डर पता करना है उस टर्म को क्या मान लो, उस टर्म को an मान लो। तो an यहाँ पे क्या है माइनस का 81, तो यहाँ पे मैंने माइनस का 81 लिख दिया इसकी जगह। ठीक है, a की जगह पे मैंने 21 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, n तो हमें पता ही नहीं है, और d की जगह पे आ जाएगा माइनस का 3। ये माइनस का 81 इक्वल्स टू में 21 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3n आ जाएगा, और माइनस का 3 जब माइनस के 1 से होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। अगेन माइनस का 81 इज इक्वल्स टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे 24 माइनस 3n। अब एक काम करते हैं, माइनस के 3n को यहाँ भेज दो, प्लस का 3n हो जाएगा, और माइनस के 81 को यहाँ भेज दो, वो प्लस का 81 हो जाएगा। तो 3n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 105। ठीक है, अब n का वैल्यू चाहिए आपको, तो 105 को 3 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 35। तो n की वैल्यू क्या आ गई 35। तो 35th टर्म जो होगी इसकी, 35th जो टर्म होगी वो माइनस का 81 होगी। अब इसी के अंदर उसने एक और क्वेश्चन पूछा आपसे कि क्या इसकी कोई टर्म जीरो होगी। देखो अगर टर्म जीरो होगी तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, उस समय nth टर्म को क्या मानना पड़ेगा आपको जीरो। रख के देख लेते हैं आ रही है कि नहीं। तो पहले इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वो हमसे बोल रहा है क्या इसकी कोई टर्म जीरो है, इस वाली एपी की। चेक कर लेते हैं। अगेन वापस आपका काम क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिए।
अब इस बार अगर टर्म 0 हुई तो an भी 0 के बराबर होगा उस समय, तो रख के देख लेते हैं। a की जगह पे क्या है 21, d की जगह अगेन -3 है, ठीक है। तो मेरे को an की जगह पे क्या रखना है 0, a की जगह पे क्या रखना है 21, प्लस की जगह प्लस, n हमें पता ही नहीं है, -1 इंटू -3। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 21 -3n प्लस 3, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं 3n को मैं यहां भेज देता हूं तो ये आ रहा है 21 + 3 कितना हो गया 24। अब n की वैल्यू आ रही है 24/3, तो n की वैल्यू आई 8। अब n एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है तो वो एपी हो सकती है, मतलब इसका मतलब ये जो टर्म है 0 ऐसा हो सकता है। अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता या पॉइंट में आ जाता या फिर नेगेटिव आ जाता तो आप क्या कहते हैं कि ऐसी कोई मतलब टर्म हो ही नहीं सकती। टर्म नेगेटिव में कैसे हो सकती है, टर्म या तो 4 होंगी या 5 होंगी या 10 होंगी या 100 होंगी, लेकिन नेगेटिव कैसे हो सकती है, या फिर पॉइंट में भी नहीं हो सकती टर्म। तो हाँ, इस वाली का आंसर अपना हो जाएगा यस, 0 एक टर्म इसके अंदर है, ठीक है। चलते हैं अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे, यहां पे लिख लेना यस 0 इज अ टर्म इन दिस एपी, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल 5 में वो हमें क्या पूछ रहा है, देखो डिटरमाइन द एपी, एपी निकाल के दिखाना है जिसकी थर्ड टर्म तो 5 है और एंड सेवेंथ टर्म इज 9। एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म किसके बराबर है 5 के बराबर, और सेवेंथ टर्म किसके बराबर है 9 के बराबर। हमें एपी फाइंड करनी है। मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था अगर आपको एपी फाइंड करनी है आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो ए और दूसरा डी। ए भी मिल जाए और डी भी मिल जाए तो आप कोई सी भी एपी बना सकते हैं। चलिए ए और डी फाइंड करते हैं। देखो थर्ड टर्म मेरे को 5 के बराबर दी हुई है, मैं थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूँ, थर्ड टर्म यानी a3, और a3 को मैं a + 2d लिख सकता हूं, पढ़ा था हमने जनरल टर्म के अंदर। सेवेंथ टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं a7, और a7 को मैं क्या लिख सकता हूं, सेवेंथ टर्म 9 के बराबर है, a7 को मैं लिख दूंगा a + 6d। अब एक बात बताइए, थर्ड टर्म 5 के बराबर है यानी कि a + 2d भी किसके बराबर होगा 5 के, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दूं। सेवेंथ टर्म 9 के बराबर है यानी a + 6d किसके बराबर होगा 9 के, इसे मैं सेकेंड इक्वेशन मार्क कर देता हूं। अब देखिए इसको सॉल्व करना आपने लीनियर इक्वेशन में सीखा ही होगा। सबसे बेस्ट यहां पे मेथड जो लगेगा वो लगेगा एलिमिनेशन का। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर मैं यहां लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 6 गए 4d नेगेटिव के, और 5 में से 9 गए -4, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आपके पास डी तो आ गया, जिसमें से मैंने कहा था आपको ए और डी दोनों चाहिए, डी तो आ गया -1। अब बचा ए, डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, पुटिंग d = -1 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन क्या थी a + 2d = 5, तो d की जगह मैंने -1 रख दिया, a - 2 = 5, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, a भी आ गया। अब आपको AP बनानी है, पहली टर्म आपको क्लियरली क्या आ रही है, AP मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। पहली टर्म आपकी क्लियरली क्या है 7 है, 7 में प्लस करेंगे -1, अगली टर्म क्या आ जाएगी, हमें हाँ पूरी AP बना के दिखानी ना, तो पहली टर्म 7 है, अगली टर्म आ जाएगी आपके -1 करोगे तो 6, अगला फिर से -1 ऐड करोगे तो 5, 4, 3, इसी तरीके से आपकी AP भी निकल के आ गई। अब चलते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल 6 में वो हमें देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपको कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं जो कि एक एपी है 5, 11, 17, 23। अब ये कह रहा है
अगर इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं तो क्या कहीं जाके 301 इसके अंदर कोई टर्म होगी? चेक कर लेते हैं। अगर 301 टर्म होगी इसके अंदर तो हम an को क्या मानेंगे? 301 मान लेंगे। मैंने कहा था ना, जिस भी टर्म को आपको चेक करना है आप उसी को क्या मान लेंगे? an मान लेंगे। a की जगह पे क्या है हमारे पास? 5 है। d की जगह पे क्या है? 11 - 5 यानी कि 6। और कुछ हमें चाहिए नहीं। एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की जगह पे मैंने क्या रखना है? 301। a की जगह पे क्या रखना है? 5। n मुझे पता नहीं। d की जगह पे हमारा था 6। ठीक है, 301 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 प्लस 6n माइनस का 6। 301 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6n माइनस 1। 6n की वैल्यू हो जाएगी 302। n की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 302 अपॉन 6। अब 302 को 6 से डिवाइड करोगे अगर तो देखो 5 बार 50 बार 300 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब 2 तो बच गया, ये 2 तो इससे डिवाइड होने वाला नहीं है। तो जो हमारी n आ रही है ना वो डेसिमल में आ रही है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि फ्रैक्शन में आ रही है। अगर मैं इसको कट भी करता तो ये कितना हो जाता? ये हो जाता 151/3। 3 से 151 डिवाइड तो होने वाला नहीं है। अब नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो कैसे फ्रैक्शन में हो सकती हैं? मैंने आपको बताया नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकती, या फ्रैक्शन में भी कह सकते हैं नहीं हो सकती। जैसे देखो, अगर मैं इनको गिनूं तो ये 4 टर्म है, 4 है ना, 4.2 तो नहीं हो सकती। तो इसी वजह से 301 तो इस वाली एपी के अंदर कोई टर्म नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहां पे लिख देंगे नो 301 इज नॉट अ टर्म इन एपी। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। चलिए, एग्जांपल 7 में आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 3 की टेबल में आते हैं? तो देखो, अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर लिख लेते हैं अपन। लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। देखो, सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर होता है 10 और 3 की टेबल में आने वाला पहला नंबर होता है 12, 2 की टेबल, 2 डिजिट का। ठीक है, फिर आता है 15, फिर आता है 18, देन इसी तरीके से चलते जाओगे। 2 डिजिट का लास्ट नंबर होता है 99 और 99 ही वो लास्ट नंबर है जो कि 3 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये एक तरीके की एपी बन गई। अब बस मैं अगर इतना पता कर लूं कि 99 कौन से नंबर पे है इस एपी के अंदर, जिस नंबर पे 99 होगी उतने ही नंबर्स 3 की टेबल में आते होंगे, दो डिजिट वाले। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे an, इसको मान लेंगे a, और d निकालना है तो 15 - 12 कर दो। तो a हो गया मेरा 12, d हो गया 15 - 12 यानी कि 3, और an की जगह पे मेरे को क्या रखना है? 99। अगेन वही करना है, फॉर्मूला लिखो और देखो कि फॉर्मूले में से क्या क्या है, उसकी वैल्यू डाल दो। an की जगह पे मेरे पास 99 है, a की जगह पे मेरे पास 12 है, n की जगह n तो पता ही नहीं है, d की जगह 3 है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस का 3n माइनस का 3। 99 इज इक्वल्स टू 12 में से 3 गए 9, 9 प्लस 3n। यहां से 3n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3n इज इक्वल्स टू, ये 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3n की वैल्यू कितनी आई? 90। यहां से n की वैल्यू कितनी मिल गई? 30। तो बेसिकली 30 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 3 की टेबल में आते हैं। 30 ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं जो कि 3 की टेबल में आते हैं।
मैं इसको करने की आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं, अगर ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए। देखो अदरवाइज तो ये पूरा आपको ऐसे ही करके दिखाना है, जो कि थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई देखो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 3 डिजिट के भी आते हैं, 4 के भी आ सकते हैं, उनमें क्या थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ आपसे एमसीक्यू में पूछी गई हो, तब आपको तो टाइम भी बचाना है। तो एमसीक्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले नंबर सीरीज लिखिए इसके अंदर कि भाई जो 3 की टेबल में आ रहे थे, और लास्ट डिजिट लिख दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी लास्ट नंबर इसकी टेबल में आ रहा हो, जैसे कि 99, उसको ले लेना और उसमें से जो फर्स्ट नंबर आ रहा हो उसको माइनस कर देना, और अपॉन में 3 रखना, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं अपन, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, और प्लस में 1 कर देना। यानी कि देखो 99 में से 12 चल जाएंगे, कितने हो जाएंगे 87 अपॉन 3 प्लस 1, ये कटे, सॉरी 2 है, ये 3 है, कटेगा तो कितना हो जाएगा 29 प्लस 1, सीधा सीधा क्या आ गया 30 आ गया। बेसिकली फॉर्मूला ये बनता है कि जो nth टर्म है, लास्ट टर्म है, यानी कि an, उसमें से आपको a माइनस करना होता है, और जिसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो उसको नीचे रखो और एक को जोड़ दो। जैसे इसी पे मैं आपको एक केस और करके दिखाता हूं। मान लो कि यही पूछ लेता हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 से पूछता, तो देखो भाई 2 डिजिट का 7 की टेबल में आने वाला पहला नंबर क्या होता है 14, है ना, फिर उसके बाद 21, और इसी तरीके से लास्ट जो नंबर होता है वो होता है 98। तो कुछ नहीं करना आपको, 98 में से 14 को माइनस कर दो, नीचे क्या रखोगे 7, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा है वो, ठीक है, और उसमें एक जोड़ देना। 98 में से 14 जाएंगे 84 बचेंगे, 84 अपॉन 7 प्लस 1, 7 की टेबल में 84 कितनी बार चल जाता है 12 बार, 12 प्लस 1, 13 ऐसे नंबर होते हैं जो कि 7 की टेबल में आते हैं 2 डिजिट के, ठीक है। पर ये सिर्फ आपको कब यूज करना है, जब आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया हो, अदरवाइज आपको पूरा ही करके दिखाना पड़ेगा। चलो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल 8 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या बोल रहा है, देखिए इसमें आपको 11वीं टर्म निकालनी है इस वाली एपी की, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं निकालनी है, इस बार पीछे से निकालनी है इसको। जैसे देखो एक एपी दिया हुआ है आपको, और यहाँ लास्ट में माइनस का 62 है। अब ये कह रहा है अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ चलना, तो 11वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। यहां से तो अपने को निकालने का पता है, डायरेक्टली अपन निकाल लेते थे, तो मैं आपको इसके लिए एक तरीका बताता हूं। देखो आप क्या करो, लास्ट से जब आपको टर्म निकालनी हो ना, तो आप लास्ट टर्म को मान लो a, इस बार एपी को क्या मानो उल्टा, देखो ही उसको उल्टा, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया a मान लिया, ठीक है। और अब क्या करो, आपको जो d निकालना है ना, डी आप नॉर्मली ही निकालो, लेकिन उसका साइन चेंज कर दो, क्योंकि देखो नॉर्मली अपन डी कैसे निकालते हैं 7 में से 10 को माइनस करके, भाई a2 माइनस a1 होता है ना। लेकिन अगर मैंने AP को उल्टा ही माना है, अगर मैं AP को देख ही उल्टा रहा हूं, मान लीजिए मैंने AP को लिख ही उल्टा दिया, ठीक है, मैंने इसको उल्टा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना 4 7 10, अब AP को मैंने क्या कर दिया, जस्ट रिवर्स कर दिया है। अब देखो, अब मेरे लिए A तो ये हो गया, ठीक है, अब D क्या आएगा निकल के, D क्या होता था हमेशा A2 माइनस A1, तो यहां से तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि यहां पे तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो D तो मैं यहां से निकाल लूंगा। 10 में से 7 गए या फिर 7 में से 4 गए, D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा 3, ठीक है। A कितना हो गया माइनस का 62, इन सबको मैं साइड में लिख लेता हूं, A हो गया माइनस का 62, D क्या हो गया, D हो गया अपना 3। अब मुझे चाहिए क्या 11वीं टर्म, यानी कि A11, ठीक है, फॉर्मूला लग देता हूं, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की जगह पे 11 है, क्योंकि मुझे 11वीं टर्म चाहिए, ठीक है। A की जगह पे क्या है माइनस का 62, प्लस N की जगह पे क्या है, N की जगह पे 11 है, D की जगह पे क्या है, D की जगह पे 3 है। अब देखो A11 क्या आएगा, माइनस का 62, 3 11 जा 33 और माइनस का
A11 की वैल्यू क्या आई, माइनस का 62 और माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 65, माइनस का 65 और प्लस का 33। A11 आया कितना अपना, ये हो गया 2, 6 में से 3 गए 3, काय के, नेगेटिव के। तो A11 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, यानी 11वीं टर्म जो अगर मैं यहां से देखूंगा तो वो क्या आएगी, माइनस का 32। अब मैं एक बार वापस आपको इसको समझाता हूं। हमें करना क्या है, जब भी हमें वो बोले कि लास्ट से टर्म निकालो इधर से, तो मेरी मानो आप कुछ मत करो, आप बस इसको रिवर्स करके पहले लिख दो, उल्टा करके लिख दो, इसको इधर लिख दो और इनको ऑर्डर ध्यान रखना, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में, फिर इसको लिखना है। मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया भाई, ये वाला पार्ट इधर डाल दिया, ये वाला पार्ट इधर डाल दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कुछ मत करो, नॉर्मली जैसे आप 11वीं टर्म निकालते हो वैसे निकाल दो, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली टर्म निकालते हो वैसे निकाल दो। इसमें होता कुछ नहीं है, अगर मैं वैसे ही रख के निकालता तो मुझे डिफरेंस को नॉर्मली निकाल के साइन चेंज करना पड़ता, तो उतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप कुछ मत करो, जैसे मैंने अभी बताया, आप इसको जस्ट रिवर्स करके लिख दो, उसके बाद नॉर्मली जैसे आप ये 11 निकालते वैसे इसको निकाल दो। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। एग्जाम्पल 8 में, ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, देखिए आपसे क्या कह रहा है। अ सम ऑफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। 10,000 रुपए किसी ने जमा कराए हैं 8% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको उसको कैलकुलेट करना है। फिर हमें ये बताना है, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या जो ये इंटरेस्ट की लिस्ट बनेगी वो एपी बना रही है। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। अगर वो एपी बना रही है तो आपको बताना है कि 30 साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 3 पार्ट है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट को हर साल के बाद, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सभी को आता होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है SI का फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब यहां पे मैं इसको SI लिख रहा हूं इस समय, प्रिंसिपल की जगह, प्रिंसिपल क्या होता है, जो आप अमाउंट जमा कराते हो उसे प्रिंसिपल कहते हैं। आप कितने रुपए जमा करा रहे हैं, 10,000 रुपीज, ठीक है। रेट इस समय कितने की लगा रहे हैं आप इसके ऊपर, 8% की, ठीक है। रेट क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है 8% है। टाइम यहां पे आपको हर साल के एंड का निकालना है, ठीक है, तो आप टाइम की जगह पे सिर्फ 1 रखेंगे, क्योंकि 1 साल के बाद का ही मुझे तो इंटरेस्ट निकालना है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 2 0 से 2 0 गए, 100 इंटू 8 कितना इंटरेस्ट आया पहले साल के एंड पे, 800 रुपए। भाई मान लो आपने 1 जनवरी 2022 को ये पैसे जमा कराए थे, आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, 800 रुपए, ठीक है। अब अगले साल वापस सिंपल इंटरेस्ट लिख लेगा। सिंपल इंटरेस्ट की एक खासियत होती है, वो हर साल सेम ही लगता है, कंपाउंड की तरह नहीं है, तो वापस आपको 10,000 के ऊपर ही मिलेगा, तो वापस से 10,000 प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर से 8 यहां पे जाएगा और 1 यहां पे जाएगा, ठीक है। अब अगर 800 रुपए इंटरेस्ट मुझे और मिलेगा फिर से, ठीक है, ये मान लेते हैं हम 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। अब आपको वापस से कितना इंटरेस्ट मिला, 800 रुपए। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो हो क्या रहा है, पहले साल के एंड पे आपको 800 रुपए मिलता, अगर आप 2 साल के लिए जमा कराते तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता, 1600 रुपए। सिमिलरली 800 रुपए ज्यादा मिलता अगर आप 3 साल के लिए कराते, 2400 हो जाता, अगर और 4 साल के लिए कराते तो 3200 हो जाता। तो क्या ये जो इंटरेस्ट की लिस्ट बन रही है, ये जो लिस्ट बन रही है, ये एपी है कि नहीं है, तो एपी तो ये है, क्योंकि देखो सबके अंदर 800-800 का गैप है, तो एपी तो ये है। अब उसने बोला अगर ये एपी है, पहले तो मुझे एपी दिखाना पड़ेगा इसको, तो एपी कैसे दिखाओगे, तो यहां पे लिख लो भाई 800 है, 1600 है, 2400 है और 3200 है,
तो मैं फर्स्ट वाले को A1 मान लेता हूँ, फिर इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो हम लिख देंगे क्लियरली अ फिक्स्ड नंबर 800 इज एडेड टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म। थोड़ा सा इसको लिख दिया हमने। अब ये AP तो है, हेंस इट इज एन AP लिख देना, हेंस इट इज एन AP तो ये है। अब उसने बोला दूसरा पार्ट कि अगर ये AP है तो 30 साल के बाद में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो निकाल के दिखाओ। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं उसको निकाल के दिखाता हूं आपको। अच्छा, ये एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं है, 9 है, जिसका सेकंड पार्ट है। उसमें वो आपसे क्या कह रहा है, 30 साल के बाद का इंटरेस्ट निकालना। क्योंकि ये एक AP थी, AP क्या थी, 800, 1600, 2400 और 3200 इसी तरीके से चल रही थी। ठीक है, मुझे इसको AP तो ये है, मुझे बस ये दिखाना है 30 साल के बाद अगर इसी सीरीज में मैं चलता रहूं तो 30 इयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो भाई, मैं इसे A1 मान लेता हूं, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो मुझे चाहिए क्या, A30। 30 साल के बाद तो A30 आएगा। ठीक है, A30 का फॉर्मूला क्या होगा, A+29D। या फिर अगर आप प्रॉपर जनरल फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो AN इज इक्वल्स टू A+N-1 इंटू D लिखोगे। AN की जगह पे मेरे पास इस बार N की जगह पे 30 है, क्योंकि 30 साल बाद का निकालना है। A की जगह पे 800 है और डिफरेंस भी 800 का ही है, चाहो तो देख लो सब में। ठीक है, A की जगह पे 800 चला जाएगा, N की जगह पे मेरे पास इस बार क्या चला गया, N30। ठीक है, और D की जगह पे भी 800 चला गया। A30 इज इक्वल्स टू 800, ये हो जाएगा कितना, 2400 माइनस का 800। अब सुनो, A30 इज इक्वल्स टू, भाई प्लस का 800 और माइनस का 800 कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड, 2400 नहीं 24,000 हो जाएगा ये। ठीक है, 24,000 और ये 800 होता। भाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 24,000 आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 800 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गए। तो 30 साल के बाद आपको कितने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, 24,000 का। इसी के साथ हमारे 9 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर। चलिए लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसमें आपको कह रहा है एक फ्लावर बेड है, यानी कि एक क्यारी है फूलों की, जिसमें 23 रोज प्लांट्स है फर्स्ट रो के अंदर। ठीक है, और 21 है सेकंड में, फिर 19 है थर्ड में, और उसके आगे भी इसी तरीके से कम होते जा रहे हैं। बेसिकली 23 फ्लावर्स हैं रोज के फर्स्ट वाली रो के अंदर। सेकंड वाली रो में कितने हैं, 21, 2 कम हो गए। देन थर्ड में कितने हैं, 19, और इसी तरीके से कम होते जा रहे हैं। वो कह रहा है देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट जो रो है उसके अंदर 5 रोज प्लांट्स हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से वही पूछ लिया कि भाई लास्ट वाली रो जिस नंबर पे होगी, भाई इसका जो ऑर्डर होगा 5 का, वही लास्ट वाली रो का नंबर होगा और उतनी ही इसके अंदर रोज होंगी। रोज समझ रहे हो ना, ऐसे क्यारी है कि पहले में 23 है, फिर 21 है, फिर 19 है, ऐसे करते करते लास्ट वाले में 5 है। तो हमसे पूछ रहा है कि लास्ट वाली जो टोटल नंबर ऑफ जो ये फ्लावर बेड्स हैं कितनी है, कितनी मतलब क्या बोलते हैं, रोज हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं, बस 5 का ऑर्डर पता करना है। तो an का फॉर्मूला लिख देते हैं फिर से, an इज इक्वल्स टू A+N-1 इंटू D। a की जगह पे इस बार हमारे पास क्या है, 23, तो यहाँ साइड में लिख देते हैं a है हमारे पास 23, an की जगह पे इस बार 5 है क्योंकि हमें इसका ऑर्डर पता करना है। d की जगह पे हमारे पास माइनस का 2 है क्योंकि 2 कम हो रहा है। देखो 21 में से 23 जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। चलो an की जगह पे मैंने 5 रख दिया, a की जगह पे मैंने 23 रख दिया, प्लस की जगह प्लस रखा,
n मुझे पता नहीं है तो n की जगह n रख दिया, d की जगह पे माइनस का 2 हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू 23, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, 2 इससे होगा तो प्लस का 2, ये आ जाएगा कितना, एक सेकेंड, माइनस का 2 जब इससे होगा तो माइनस का 2n आ जाएगा, माइनस का 2 जब इससे होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। 5 इज इक्वल्स टू 23 में 2 जोड़ दो 25 हो जाएगा, माइनस के 2n को इधर ले जाओ, 5 को उधर ले जाओ, 2n की वैल्यू हो जाएगी 20 के बराबर। यहां से मुझे n की वैल्यू कितनी मिल गई, 10। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 10 है। ठीक है, इसी के साथ हमारी 5.2 का इंट्रोडक्शन पूरा होता है। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।